बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11th के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाओं में आप सामान्य परिचय देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब द्रव्य की अवस्थाएं जो है, मैंने आपको याद होगा कि जब अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैं आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो यूं मान के चलिए कि जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास की थी उसी का एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं इस वाले पार्ट में, ताकि आपको वो चीजें पूरी एक बार से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, कि ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अच्छा जी, यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं द्रव्य की या फिर मैटर की, तो आपको पहले से ही पता है कि सर आप यहां पे द्रव्य और एक लिखते हो द्रव। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर है भाई, है ना। जो द्रव्य लिखा रहता है ना उसका तो मतलब क्या होता है, मैटर। ठीक है, और जो द्रव लिखा रहता है ना उसका मतलब क्या होता है, लिक्विड। यानी कि द्रव्य के अंदर तीन चीजें आती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें यहां पे अलग है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं परिभाषा पे यदि गौर करूं तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होगा और वो क्या करेगा, कुछ स्थान घेरेगा, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है, जिसे अपनी आंखों से महसूस किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रिय में आंखें भी आ गई। ठीक है, अपने हाथों से भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां होती है उनसे हम उसको टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। हवा का झोंका आया तो आपको क्या पता चलेगा कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। अच्छा, हवा का झोंका आया, आप उसको यहाँ पे छू तो नहीं सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है, गैस है। अच्छा, क्या आप जो ठोस है यानी कि जो सॉलिड है और लिक्विड है उसको क्या आप टच कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। पानी को हाथ में लो, पता चलेगा हाँ ये पानी है। ठीक है, या फिर कोई सा भी लिक्विड हो सकता है। अच्छा, ठोस, मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई हाथ में मार्कर है, इसका मतलब यहाँ पे ये मुझे फील हो रहा है, यानी कि इसका कुछ द्रव्यमान मुझे नजर आ रहा है। लेकिन गैस में आप देखते हैं तो गैस में आप फील नहीं कर पाते कि ये इसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, वो तो लैब में एक्सपेरिमेंट के बाद में ही पता चलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस इसके तीन प्रकार होते हैं द्रव्य के, ध्यान देना। अच्छा, अब वो वाली सारणी जो हम पहले पढ़ चुके थे उसको एक बार फिर से बताता हूं आपको, देखिएगा। यदि मैं बात करता हूं यहां पे तुलनात्मक अध्ययन देखना चाहूं यदि मैं ठोस, द्रव और गैस में, तो किस प्रकार से है। एक तरफ मैंने यहां पे पूरे के पूरे जिसके भौतिक गुण होते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, तीन यहां पे अवस्थाएं बना दी, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, यदि आप यहां पे गौर करके देखते हैं तो सबसे पहला हमारा जो गुण है वो कौन सा है, यहां पे द्रव्यमान, यानी कि जो पहला गुण है वो क्या है, द्रव्यमान। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं यहां पे ठोस की, तो ठोस की यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं ठोस की बात कर रहा हूं। ठोस में मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मार्कर। ठीक है, अच्छा, मार्कर को यदि मैं देखता हूं तो आप मुझे बताओ, इस मार्कर को मैं इस हाथ में रखूं या फिर इसको उठा करके यहां पे रख दूं या फिर सामने टेबल पे रख दूं, क्या इसका द्रव्यमान यहां पे चेंज होगा क्या, बोलो भाई, क्या इसका द्रव्यमान जो है वो चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि सर इसका द्रव्यमान तो निश्चित ही है, इसको कहीं पर भी ले जाओ, पूरी पृथ्वी में जाकर के कहीं पर भी रख दो, यानी कि जो इसका मास है वो क्या रहने वाला है, वो निश्चित रहने वाला है। अच्छा सर, यदि मान लीजिए कि एक बीकर है, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब उस पानी को मैं यदि बीकर में से उड़ेल देता हूं जमीन पे, तब भी तो उसका द्रव्यमान वही होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। और इसी प्रकार से जो गैस रहती है वो भी क्या होगी, यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान वाली होगी। यानी कि द्रव्यमान वाले केस में देखा जाए तो तीनों चीजें क्या आ गई, यहाँ पे निश्चित है, यानी कि तीनों के तीनों क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अच्छा, दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, आयतन की। अच्छा, आयतन की मैं बात करूं तो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब हो गया कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। अच्छा, आप यदि बात बोले यहां पे कि सर ठोस की बात करते हैं, अब ये मार्कर मेरे हाथ में है। ठीक है, तीनों एग्जांपल सेम भी लेके चलूंगा। ठीक है, ताकि हर चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मार्कर है,
मार्कर को यदि मैं हाथ में रख देता हूं और मार्कर को मैंने जमीन पे डाल दिया, तो जमीन पे डालने के बाद में क्या ऐसा होगा क्या कि भैया यहां पे इस हाथ में तो इसने इतना आयतन घेरा हुआ है, जमीन पे यदि मैं रख दूंगा तो ये मार्कर जो होगा फैल जाएगा। अरे नहीं फैलेगा भाई, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं वो अंतराण्विक बंध द्वारा यहां पे जुड़े हुए हैं, यानी कि यहां पे अंतराण्विक बल जो रहेगा बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या क्लियर है? यानी कि यहां पे जो हमारा आयतन रहने वाला है वो क्या होगा? निश्चित होगा। क्लियर है? अच्छा, द्रव की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, द्रव की हम बात करते हैं तो द्रव में भी वही रहने वाला है कि सर यहां पे जो इसका आयतन रहेगा, अब मान के चलो यार 200 ml यदि पानी है, ठीक है, 200 ml यदि पानी है किसी ग्लास में, अब 200 ml पानी को यदि मैं बड़ी बाल्टी में डाल दूंगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि 200 से 400 हो जाएगा, हाँ, या फिर 200 से 100 हो जाएगा। 200 है तो 200 ही वो रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया जो द्रव रहेगा उसका भी आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन भैया ठोस में आपको गड़बड़ नहीं, सॉरी गैस में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। कैसे? वही वापस से एग्जांपल, एक मैंने डिब्बी ली, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने? धुआं भरा, मोमबत्ती अगरबत्ती का धुआं डाल लिया। अच्छा, अभी तो जो यहाँ पे गैस है यानी कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो डिब्बी में पैक है ना, यानी कि जो डिब्बी का आयतन रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, उसके बराबर उसने वहां पे आयतन घेरा हुआ है। अब यदि मैं भैया उस डिब्बी को खोल देता हूं, ठीक है, तो पूरे के पूरे रूम में समान रूप से वो क्या होगी? गैस, यानी कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि भैया यहां पे आयतन का प्रसार हो गया, और आयतन का प्रसार हो गया तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इसका जो आयतन होगा निश्चित होगा। अरे भाई यहां पे आयतन क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या इतना फंडा क्लियर है? क्या बढ़े आगे? अगली हम बात करते हैं आकार की। आकार में ठोस में बात करें तो ठोस में तो भैया निश्चित ही रहेगा। यदि यहाँ पे मार्कर मेरे हाथ में है, स्ट्रेट है, तो ये नीचे जमीन पे यदि पटक देता हूं तो वहां पे जाकर के कोई स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ठीक है, कोई ट्राइंगल शेप नहीं ले लेगा। क्यों? वापस से वही रीजन हमारा, कौन सा? अंतराण्विक बल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आकार की बात करते हैं। आकार किस में? द्रव में। ग्लास में था पानी, ठीक है, तो ग्लास का आकार लिया हुआ था। उसी पानी को बड़ी बाल्टी में डाल दो, बड़ी बाल्टी का आकार ले लेगा। यदि भगोनी में डाल देते हैं तो उसका आकार ले लेगा, कटोरी में डाल देते हैं तो उसका आकार ले लेगा। यानी कि ये द्रव जो है ना वो तो यहाँ पे अपना आकार चेंज करते जा रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे उसको अलग अलग बीकर में डालता रहूंगा। यानी कि इसका आकार अनिश्चित होगा, और उसी प्रकार से गैस का भी अनिश्चित होगा। कैसे है? क्योंकि माचिस की डिब्बी में था धुआं, तो उसका आकार ले रखा था, ठीक है। जैसे ही डिब्बी खोली तो डिब्बिया खोलते ही क्या हुआ? वो पूरा का पूरा जो धुआं है पूरे रूम में फैल गया, और उस धुएं ने किसका आकार ले लिया? अब यहाँ पे रूम का आकार ले लिया, रूम का शेप ले लिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। अच्छे तरीके से एक एक बात समझ में आ रही होगी। टेबल रटने की 1% रत्ती भर जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, घनत्व की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला सबको आता ही है, ठीक है, तो उससे निकाल सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं ठोस की तो यहां पे घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा? मध्यम होगा, और यहां पे सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। क्या रीजन है? एक ही रीजन आएगा हमेशा, क्या? अंतराण्विक बल। क्लियर है? अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे ज्यादा इसमें होता है, सबसे कम इसमें होता है। इन दोनों के मध्य किसमें होता है? द्रव में होता है। सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किसमें पाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठोस में पाया जाएगा। सबसे कम गैस में पाया जाता है, बिखर जाते हैं अणु, ठीक है। ठोस में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसके अणु बिखरेंगे। क्या इतना फंडा क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा यहां याद रखना, ये तो न्यूनतम होती है, इसमें अधिकतम होती है, इनमें दोनों के मध्य ये हो जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है, तो पूरी की पूरी सारणी मतलब रटने की 1% जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? गैसीय अवस्था की। जो ये चैप्टर है ना उसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो किसका है? गैसीय अवस्था का, ठीक है। यानी कि गैस अवस्था के बारे में सबसे ज्यादा इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट क्या है कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, और सॉलिड उसके बाद में लिक्विड जो आता है सॉल्यूशन की फॉर्म में आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर आ जाता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम किस पे ध्यान देंगे? सिर्फ और सिर्फ गैसीय अवस्था पर। क्या सर यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के बारे में नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे? थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी जो पूरा का पूरा डिटेल है वो हम अगली क्लास में वहां पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर चैप्टर में जानेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं गैसीय अवस्था की तो ये पॉइंट्स देखना है, ध्यान से समझो। इन पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये पॉइंट्स आप पहले ही बना सकते हो। कैसे? समझो, गैसीय अवस्था की बात कर रहा हूं।
अच्छा, यहां पे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। आणविक ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। अच्छा, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, यानी कि यहीं से हमने क्या कर लिया, 6 पॉइंट तो इसी सारणी से हमने बना लिए। ठीक है, यानी कि भैया सारणी याद है तो कोई घबराने की दिक्कत यहां पे नहीं है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं फिर से। इस अवस्था में अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, मध्य लिख लेना इसको, अणुओं के मध्य न्यूनतम, अणु के मध्य न्यूनतम आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, एक ही बात है। ठीक है, इनकी आणविक ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिक होती है। गैसों के अणुओं में विसरण का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, इतना मतलब समझ लो। विसरण का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्तृत हो जाती है। ठीक है, मान लो इस बीकर में मैंने गैस भर रखी है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक पाइप डाल दिया और यहां पे दूसरा बीकर डाल दिया, तो यहां से क्या होगी, इस जगह स्थानांतरित हो जाएगी जहां पे जगह खाली है। ठीक है, क्योंकि इक्वल करना है उसको। अच्छा जी, अगले हम बात करें, गैस में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। अब इस वाली, ये वाली जो टर्म आएगी आपके सामने संपीड्यता, ठीक है, उसको वैसे ऐसे लिख लो। ठीक है, संपीड्यता, इसको हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस, संपीड्यता क्या होती है। ठीक है, अब गैस के ऊपर ही गैस के जितने भी नियम हैं उनको हम अगली क्लास में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।